हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रशिया एंड श्रीलंका में हमारी इंडिया की करेंसी एज ए इंटरनेशनल करेंसी की ओर से यूज़ की जाएगी। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्टेप लिया क्यों जा रहा है। तो इसलिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रशिया एंड श्रीलंका ये स्टेप ले क्यों रहा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी रिसेंटली रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी, जिसमें ये जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया है कि अब से रशिया में जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगी दूसरे कंट्रीज, उसमें पेमेंट्स जो होंगी वो डॉलर में नहीं हो सकेंगी। अब रशिया ने क्या किया कि वो क्या करेगा, हमारी इंडिया की करेंसी जो की है रुपए, उसको एज ए इंटरनेशनल करेंसी यूज करेगा। मतलब कि जो भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होंगे वो आईएनआर के फॉर्म में होंगे, मतलब रुपए के फॉर्म में होंगे। यदि हम श्रीलंका की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। इसलिए श्रीलंका ने भी ये चीज़ डिसाइड की है कि वो हमारी इंडिया की करेंसी को एज अ इंटरनेशनल करेंसी यूज़ करेगा। अब मेन बात ये आती है कि ये जो रुपए ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो कैसे काम करेगा। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, उसमें रुपए का जो ट्रांजैक्शन होगा वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है, उसको समझते हैं सबसे पहले। ओके, लेट्स सपोज कि आपका दोस्त जो है वो रह रहा है रशिया में और आप रह रहे हो इंडिया में। और हम लोग जानते हैं कि हम रशिया से क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मंगवाते हैं। एक है क्रूड ऑयल, दूसरा क्या है, डिफेंसिव चीज़ें। मान लो कि आपने अपने दोस्त से मंगवाया है क्रूड ऑयल। वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है, मानने में तो कुछ भी मान लेते हैं। चलो, अब आपने अपने दोस्त से मंगवाया है क्रूड ऑयल, अब आपको उसको पेमेंट भी करनी है। हम लोग जानते हैं कि यदि नॉर्मली यदि हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं, हमें पेमेंट भी तो करनी होती है। तो पेमेंट करने के लिए अब आपका अकाउंट जो है वो है एसबीआई बैंक पे, और जो आपका दोस्त है उसका अकाउंट है रशिया के एक्सवाईजेड बैंक पे। और अब जो ये आपका एसबीआई का बैंक है उसके फर्दर रशिया में ब्रांचेस नहीं है, मान लेते हैं। अब पेमेंट कैसे होगी। तो उस केस में गवर्नमेंट ने, जो हमारी आरबीआई है, उसने ये डिसाइड किया है कि जो रशिया का ये जो बैंक है उसको हमारे इंडियन बैंक्स के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होगा। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। वॉस्ट्रो अकाउंट के सबसे पहले डेफिनेशन समझो। वॉस्ट्रो अकाउंट रेफर्स टू दैट अकाउंट विच इज हेल्ड बाय अ बैंक, जो कि इस केस में कौन सा है, एसबीआई बैंक, which allow customers to deposit money on behalf of another bank। another bank कौन है यहाँ पर, XYZ बैंक। सिंपल मतलब ये है कि जो ये हमारा रशिया का XYZ बैंक है वो क्या करेगा, हमारे इंडियन बैंक्स में एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करेगा जिसमें सारी ट्रांजैक्शन होगी रुपए में। कैसे, इस एग्जांपल को समझो। देखो, अब आपने उसको पेमेंट करनी है, आप क्या करोगे, अपने SBI बैंक से जो पैसे है वो ट्रांसफर करोगे वॉस्ट्रो अकाउंट में। ठीक है, जो किसका है वॉस्ट्रो अकाउंट, रशिया के XYZ बैंक का। अब ये जो वॉस्ट्रो अकाउंट से पैसे आपका दोस्त विड्रॉ भी कर सकता है या फिर उसको आईएनआर के फॉर्म में रहने भी दे सकता है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन होगी इंपोर्ट में। यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें उसमें क्या होगा, एग्जाम्पल को उल्टा समझ लो। मान लो कि अब जो आपका दोस्त है वो बाहर से आपसे कोई चीज मंगवा रहा है। अब जब वो आपसे कोई चीज मंगवाएगा उसको पेमेंट भी तो करनी होगी। अब पेमेंट किस में करनी है, रुपए के फॉर्म में करनी है। अब जो उसने एसबीआई बैंक में जो ये वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया था वो क्या करेगा, इस वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट कर देगा। मान लो कि जो ये उसका वॉस्ट्रो अकाउंट है उसमें है 1000 रुपीज, और जितने पैसों की उसने आपसे चीज मंगवाई है वो है 100 रुपीज। अब वो क्या करेगा, इस वॉस्ट्रो अकाउंट से 1000 रुपीज निकाल कर, मतलब सॉरी 100 रुपीज निकाल कर आपको पे कर देगा। मतलब मेन चीज ये है कि जितने पैसों की चीज आपने उसको बेची है उतने पैसे वो वॉस्ट्रो अकाउंट से निकाल कर आपको दे देगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है इंपोर्ट का एंड एक्सपोर्ट का। अब मेन बात ये आती है कि कौन कौन से बैंक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट, मतलब हमारी आरबीआई, उसने अलाउ किया है यूसीओ बैंक को, एचडीएफसी, केनारा बैंक, इंडियन बैंक, इंडसलैंड बैंक, और रशिया के भी कुछ बैंक हैं जिनकी हमारी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जैसे कि स्बरबैंक एंड जेएससी वेटिनी। यदि हम श्रीलंका की बात करें
तो श्रीलंका ने SBI बैंक के साथ एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है। तो ये है बिल्कुल सिंपल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बातें। अब हम जानते हैं कि इससे हमारे इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बेनिफिट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अब ये ट्रेड डेफिसिट क्या है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखो। A situation in which a country buys more from other countries than it sells to another country। इसका मतलब ये है कि वो सिचुएशन जिसमें हमारी कंट्री बाहर से ज़्यादा चीज़ें खरीद रही है बेचने की बजाय, उसे हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और हम लोग ये जानते हैं कि यदि कोई भी चीज़ इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट होती है दूसरी कंट्री के साथ, तो उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो US डॉलर में होती है। और हमें ये भी पता है कि जो $1 होता है उसकी वैल्यू INR में कितनी होती है। $1 INR के फॉर्म में देखें तो वो होता है 82.77 इंडियन रुपी। तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट जो था पहले काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि सबसे पहले यदि हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती थी दूसरे कंट्री के साथ, सबसे पहले INR से US डॉलर में पैसे कन्वर्ट करने पड़ते थे। अब जैसे दूसरे कंट्रीज हमारी इंडिया की रुपी को एज अ इंटरनेशनल करेंसी की ओर से यूज करेंगे, तो अब INR टू INR ट्रांजैक्शन होगी। इससे क्या होगा कि जो ये कन्वर्जन रेट का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि एवरेज $20 बिलियन मंथली एज अ ट्रेड डेफिसिट कम किया जाएगा, क्योंकि 60% ऑलमोस्ट हमारा इंडिया इंपोर्ट करता है एक्सपोर्ट करने की बजाय। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो ये एक्सचेंज रेट का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एक्सचेंज रेट का रिस्क क्यों, ये देखो यहाँ पर $1 75.92 रुपीज़ के इक्वल है, और यहाँ पर देखो 78, यहाँ पर यदि हम देखें 81। तो यहाँ पर जो INR की वैल्यू है यदि हम $1 के कंपैरेटिव देखें वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। हमारी वैल्यू तो कम हो रही है ना, $1 तो $1 ही है। इसीलिए जो एक्सचेंज रेट का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा था पहले, जब हमें INR टू US डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती थी। अब जैसे दूसरे कंट्रीज हमारी INR को एज ए इंटरनेशनल करेंसी यूज़ करेंगे तो हम INR टू INR पेमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, जो ये एक्सचेंज रेट का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। यदि हम तीसरे बेनिफिट की बात करें तो इससे जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर सकेंगे, एक्सेस ले सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट के साथ बिना किसी एक्सचेंज रेट के रिस्क से, क्योंकि अब INR टू INR पेमेंट होगी। नंबर 4 बेनिफिट ये होगा कि दूसरी कंट्रीज हमारी रुपए को एज अ रिजर्व करेंसी यूज करेगी, जिससे हमारी रुपए की वैल्यू ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा फॉरेक्स है उसकी फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब ये फॉरेक्स क्या है, सबसे पहले वो समझो। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब दोज एसेट्स दैट आर हेल्ड बाय नेशन सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब कि वो एसेट्स जो कि हमारे सेंट्रल बैंक होल्ड करते हैं। अभी एसेट्स कौन कौन से होते हैं, ये देखो, फॉरेन बैंक नोट्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स या फिर अदर फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इसीलिए हेल्ड की जाती हैं यदि हमें कोई फ्यूचर में कोई लाइबिलिटीज पे करनी है ताकि वो हम पे कर सके। यदि हमारे इंडिया में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो हम फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू वो कम कर सके। अब जैसे ही दूसरे कंट्रीज हमारी इंडिया की जो करेंसी है उसको एज ए इंटरनेशनल करेंसी बनाएगा, तो उससे हमें INR टू INR पेमेंट करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा अल्टीमेटली कि जो भी फ्यूचर में लाइबिलिटीज हैं वो क्या कर सकती है, हमारी गवर्नमेंट पे कर सकती है। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हमारी गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज की हमारी इंडिया की करेंसी को एज अ इंटरनेशनल करेंसी यूज़ करेगी, इससे ऑटोमेटिकली हम INR टू INR पेमेंट करेंगे और हमें कोई टेंशन नहीं होगा एक्सचेंज रेट के रिस्क का। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे यदि दूसरी कंट्रीज हमारी इंडिया की करेंसी को यदि इंटरनेशनल करेंसी बनाते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। यदि आपके इस माइंड में स्टिल कोई क्वेरी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे कंपाउंडिंग काम करती है तो उस वीडियो को लेफ्ट साइड पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना।
टिल देन थैंक यू, बाय बाय।